चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी, एक क्वेश्चन तो वैसे इससे हर बार आता ही है एग्जाम में, ये तो कन्फर्म ही मान के चलो। ठीक है, बाकी कई और जगह भी कंसेप्ट्स हैं, उसमें भी हेल्प करेगा ये। तो बेसिकली एरोमेटिसिटी का मीनिंग क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, और हमें यहाँ पे यही सब डिस्कस करना है इसमें। ठीक, तो देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी ज्यादा मतलब नहीं है इसके, तो इतना तो सब जानते ही हो। वर्ड एरोमा का मतलब होता है कुछ स्मेल, तो ये बेसिकली क्या है, स्मेलिंग कंपाउंड्स। ये बेसिकली क्या है, स्मेलिंग कंपाउंड्स है। ठीक, तो स्मेलिंग कंपाउंड होने की वजह से क्या होता है, इनका नाम पहले एरोमेटिक रखा गया। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं प्रॉपरली, इनके अंदर कुछ ना कुछ स्मेल आती है ज्यादातर में, स्टार्टिंग में जो डिस्कवर किए गए, लेकिन बाद में ऐसे भी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुए जिनमें स्मेल नहीं थी, इसलिए बाद में ये कोई बहुत मतलब नहीं रह गया। कहानी बेसिकली देखो क्या है, यहाँ से मैं पूरा डिटेल में ही पढ़ाऊंगा। तो देखो इसे, हमारे पास कंपाउंड क्या है, देखो एक तो है हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड, जिन्हें हम कह सकते हैं, आप कह सकते हो एल्कीन्स कह लो। एल्कीन्स की बात करें हम, एल्कीन्स है या एल्केन्स है, तो मेन हमारी बात एल्कीन की है। और इन कंपाउंड को हम एरीन्स कहते हैं बेसिकली। एरीन से मेरा मतलब है यहाँ पे बेंजीन से। तो शुरू शुरू में जब बेंजीन का ये सब कहानी स्टार्ट हुआ बेंजीन से, तो बेंजीन का जब डिस्कवरी हुआ तो साइंटिस्ट लोगों ने शुरू किया। बेंजीन की डिस्कवरी किसने करी थी? माइकल फैराडे ने। ठीक, स्ट्रक्चर बताई थी केकुले ने, एंड केकुले वाज द स्टूडेंट ऑफ माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का स्टूडेंट था। तो केकुले ने इसकी स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करी। फिर प्रॉपर्टीज को जब स्टडी किया गया, देखो सिंपल सी बात है कि कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो ये 1.54 एंगस्ट्रम होती है, ये 1.34 एंगस्ट्रम होती है। तो शुरू शुरू में साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड लेंथ सिंगल आनी चाहिए, 3 डबल आनी चाहिए। बट इन बेंजीन क्या है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हमारी जो है वो 1.3972 एंगस्ट्रम आती है। इसका मतलब 1.4 एंगस्ट्रम मान लो। दैट इज ये 1.4 क्या है, इंटरमीडिएट है। देखो इंटरमीडिएट कह लो, या ज्यादा अच्छा वर्ड है एवरेज कह लो। ये एवरेज है किसकी, इंटरमीडिएट एवरेज है किसमें, बिटवीन देखो 1.54 1.34 का, तो बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल एंड कार्बन कार्बन डबल। तो दैट इज हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन इन बेंजीन हमारा ना तो सिंगल है ना डबल है, 1.5 है। तो बेंजीन में ना तो सिंगल बॉन्ड होता है देखो, ना डबल बॉन्ड होता है। एक्चुअली बेंजीन में दोनों के बीच का 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आप कह सकते हो। पहला पॉइंट तो ये है। तो एक तो यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। दूसरी गड़बड़ क्या हुई कि साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे एरीन्स में क्या है, अरे डबल बॉन्ड ही तो है। एल्कीन में भी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एरीन्स में भी क्या है, डबल बॉन्ड है। फर्क क्या है, एल्कीन में जनरली एक कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ तो 3 डबल बॉन्ड है। अगर हम इसी में इथाइलिन एग्जाम्पल मान को अगर इससे कंपेयर करें तो इथाइलिन में एक डबल बॉन्ड है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, शुरू का ये सब पार्ट बेसिक है, तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे क्योंकि सबका पढ़ा हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ा तो सब कुछ होता है। चैप्टर के आखिर तक बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, खुद कहोगे कि ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं था एरोमेटिसिटी में, ये गारंटी है। अभी तो बस स्टार्टिंग चलने दो, कई दिन चलेगा, देखो इतना सिखा दूंगा, आप भी क्या कहोगे। दूसरी चीज देखो, फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई डबल बॉन्ड जो होता है उसमें अनसैचुरेशन है, तो अनसैचुरेशन है तो अनसैचुरेशन का टेस्ट आना चाहिए।
अनसैचुरेशन टेस्ट, इथाइलिन तो सब देते हैं, है ना। अनसैचुरेशन टेस्ट कौन सा, वही बेयर्स रिएजेंट वाला, बेयर्स टेस्ट। बेयर टेस्ट सब जानते ही हो कि भाई एल्कलाइन के MnO4 के साथ टेस्ट कराओ, डीकलराइज कर देते हैं। ब्रोमीन वाटर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जब उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालो उसका भी कलर, ये दोनों क्या हो जाते हैं, डीकलराइजेशन। अब बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड है, तो डीकलराइजेशन होना चाहिए, अनसैचुरेशन का टेस्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, नो डीकलराइजेशन। ठीक, ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट। तो यहाँ पे डीकलराइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब नो अनसैचुरेशन टेस्ट, यानी ये लोग जो है अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देते। तो एक एबनॉर्मेलिटी ये आ गई। देखो अब थर्ड देखो, इसके बाद क्या देख रहे हैं कि जो एल्कीन होती हैं इनका ऑक्सीडेशन इजी होता है, इजी ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे तो 3 डबल बॉन्ड है और जल्दी ऑक्सीडेशन होना चाहिए भाई, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड पे तो और जल्दी हाई ऑक्सीडेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन को ये क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। ये रेजिस्ट हो जाता है, बेंजीन का भी ऑक्सीडेशन करा लो हो जाता है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन जो है आप मान के चलो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट लीजिए, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखिए और 250 डिग्री सेंटीग्रेड रखिए, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, इसका मतलब दे रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। इवन फोर्थ पॉइंट देखो, जैसे यहाँ पे ग्रुप लगा दो तो तब हम इसे क्या कहते हैं, एल्कोहल। बेंजीन पे अगर हम लगा दें यही ग्रुप एरोमेटिक रिंग पे, इस टाइप के कंपाउंड पे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फिनॉल। नाम में क्यों बदल गया, एक्चुअली फिनॉल क्या है, यहाँ एसिडिक है, जबकि अल्कोहल जो होते हैं ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं। ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही क्या, न्यूट्रल ही मानिए आप, वाटर से भी कम एसिडिक है। तो जब वाटर को न्यूट्रल मानते हैं तो इनको भी न्यूट्रल मानिए। फिफ्थ पॉइंट देखो, जैसे R पे Cl लगा है, अब आप यहाँ पे NaOH डाल दीजिए तो नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन हो जाएगा आपका, NaCl निकल के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर अगर यही एरोमेटिक रिंग पे हेलोजन लगा है, NaOH डाल दीजिए, ये रूम टेम्परेचर पे कह रहा हूँ, और यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराइए, कोई रिएक्शन नहीं होता है। एरोमेटिक रिंग से अगर Cl को हमें रिलीज करना है, सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो हाई टेम्परेचर वगैरह देना पड़ेगा। तो इसका मतलब देखो क्या है कि जो ग्रुप्स लगे हैं, बेंजीन रिंग ही गड़बड़ है, प्रॉपर्टी नहीं शो कर रही है, बॉन्ड लेंथ अनसैचुरेशन, बल्कि उस पर जो ग्रुप लगे हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज है। ठीक, एक और लिख लो, बल्कि ये लोग प्रीफर करते हैं क्या, प्रीफर एडिशन रिएक्शन, और जबकि ये प्रीफर क्या करते हैं सर, ये प्रीफर करते हैं आप जानते हो सब्स्टिट्यूशन, जबकि डबल बॉन्ड है इनमें तो एडिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो एबनॉर्मेलिटी है, दिस टोटल abnormality of benzene and its derivatives, बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव है, इसी को हम कलेक्टिवली कॉल्ड एज, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज एरोमेटिक बिहेवियर। अच्छा एक बात बताओ, आपके हिसाब से एरोमेटिक सिटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है? एरो कोई आपसे पूछे व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो आप क्या डेफिनेशन दोगे? छोटा मोटा तो टाइप कर ही सकते हो, इधर से चलो मैं ऑन कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ, बता अनम्यूट हो ही बोल सकते हो। तो आपके हिसाब से कोई आपसे पूछे व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है व्हाट इज, कोई एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बताओ। चलो एक जने ने बताया जिसमें डीलोकलाइजेशन हो, डीलोकलाइजेशन तो ब्यूटाडाइन में भी होता है भाई, तो ये बात तो सही नहीं है। और कुछ बताओ, हक्केल रूल को जो फॉलो करे, एरोमेटिसिटी मीन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये सब, तो ये सारी डेफिनेशन गलत है, एक ने सही बताई है रोहित ने,
इसकी करेक्ट डेफिनेशन सिर्फ एक है, ये सारी बातें बेकार है जितनी भी कही। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी क्या है? एरोमेटिक बिहेवियर, एरोमेटिसिटी तो हमने बता दिया। एरोमेटिक बिहेवियर भी कहते हैं इसी को, एरोमेटिसिटी कहते हैं, एरोमेटिसिटी भी कहते हैं इसी को, ठीक। तो एरोमेटिक सिटी की डेफिनेशन क्या है? देखो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, ठीक। जो इसकी लेकिन बेस्ट डेफिनेशन, बेस्ट वन, और टिल आज भी वही सबसे सही डेफिनेशन, उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। पहला पॉइंट उस डेफिनेशन को जानने से पहले एक बात ये जानो, एरोमेटिसिटी क्या है। मैंने अभी ऊपर ये सब क्यों पढ़ाया? यही पढ़ाया कि एरोमेटिसिटी है क्या। ये जो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन आप दिखा रहे हो, एडिशन दिखाना चाहिए, अनसैचुरेशन टेस्ट शो करना चाहिए, नहीं करते हैं, बॉन्ड लेंथ जो होनी चाहिए अल्टरनेट आनी चाहिए, सिंगल डबल बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, या बॉन्ड लेंथ अलग अलग नहीं है, इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। वो चीज नहीं है, सारी बॉन्ड लेंथ क्या सेम है। ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं कर रहे हो, इसका मतलब मोर स्टेबल हो। तो ये जो आपका बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की एबनॉर्मेलिटी है, इसी टोटल एबनॉर्मेलिटी, ये एबनॉर्मेलिटी बेसिकली क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, ये इसका केमिकल बिहेवियर ही तो है। ये इनका कौन सा है? ये बिना एक्सपेरिमेंट किए आप क्या पता लगा सकते हो? तो केमिकल बिहेवियर है इसका मतलब, ठीक है। जो एरोमेटिसिटी है, पहला पॉइंट, इट इज ए केमिकल बिहेवियर। अच्छा एक पॉइंट और बताओ सब लोग, अभी डेफिनेशन में बताता हूं। एक बात और बताओ, आप कैसे बताओगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं? कैसे पता करेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं? बताओ, बोलो, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ भाई, सब हम ही पढ़ाते रहेंगे तो क्या फायदा। साइक्लिक हो, प्लेनर हो, ठीक, एक्सआरडी से, वेरी गुड। और दो जवाब आए, साइक्लिक, प्लेनर, एक्सआरडी। और क्या बोल के भी बोल सकते हो, एनएमआर से बता सकते हो एरोमेटिक है या नहीं, ठीक, वेरी गुड। और मतलब थ्योरेटिकली बताओगे या एक्सपेरिमेंटली बताओगे, ये बताओ। चलो ऑप्शन ही हम दे दे रहे हैं, एरोमेटिसिटी हम थ्योरेटिकली बता सकते हैं, नहीं बता सकते? एक्सपेरिमेंटली बताएं या थ्योरेटिकली? ठीक, तो इट इज अ केमिकल बिहेवियर, तो दैट इज, सीधी सी बात है, इट इज एन, बिना एक्सपेरिमेंट किए नहीं बता सकते, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म। तो बिना एक्सपेरिमेंट किए कोई नहीं बता सकता कि ये थ्योरेटिक एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, कोई भी कंपाउंड। इसका मतलब ये जो हम कहते हैं साइक्लिक है, प्लेनर है, हकेल रूल होवे करेगा, पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइजेशन होता है, वो सब कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, सब बेकार वाहियात बातें, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ आपके टूल्स हैं, दीज आर टूल्स टू आइडेंटिफाई एरोमेटिसिटी थ्योरेटिकली। ये तो थ्योरेटिकली बताने का एक तरीका है, लेकिन वो हमेशा वर्क नहीं करता, वो हमेशा वर्क नहीं करता। हम तो आपको आगे तक दिखाएंगे, आपकी जो भी ये हकल पकल है सब फेल हो जाएगा। अब आजकल ये सब हकल वकल कहीं नहीं चलता यार दुनिया में, ये तो बहुत आज से 80 साल पुरानी पढ़ाई है, 70-80 साल। लेकिन ठीक है, स्टिल अभी भी लोग यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्लासिकल थ्योरी समझो, अब वो सब नहीं चलता। तो पहली बात केमिकल बिहेवियर है ये, दूसरी बात एक्सपेरिमेंटल टर्म है, और इसकी करेक्ट डेफिनेशन देखो क्या है। सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है, इन्होंने सही बताई थी, देखो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि हर वो कंपाउंड एरोमेटिक है जो अपने केमिकल बिहेवियर में बेंजीन की तरह हो, बस। यानी कंपाउंड्स, मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, कंपाउंड्स विच बिहेव लाइक बेंजीन in their chemical
बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज, बस उन सारे कंपाउंड को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है। ठीक, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको पता हम कैसे करते हैं? पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? फाइंडिंग एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी को हम पता लगाते हैं किससे? बाई आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, बाई एनएमआर से, है ना। ये दो मेन है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये कहती है कि जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा, उसके जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होता है उसमें 3 से लेके 4 बैंड आते हैं। इसकी क्या पहचान है? 3 to 4 बैंड्स आएंगे आपके 1400 से लेके 1600 के बीच में, सेंटीमीटर इनवर्स। इनके बीच में बैंड आएंगे 3 से 4। ठीक। और एनएमआर क्या कहता है कि यहाँ पर जो होता है, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है, वो जनरली 6.5 से लेके 8.5 के बीच में अगर आए किसी कंपाउंड में। तो बताओ, एनएमआर अगर कोई कंपाउंड का हमने बनाया, ध्यान से सुनना मेरी बात, एनएमआर बनाया और इस रेंज, मान लो रेंज आ जाए 7.5, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है? बोलो, बताओ जल्दी से, हाँ या नहीं, यस और नो। किसी कंपाउंड में मान लो सिग्नल जो है 7.5 आ रहा है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हुआ या नहीं हुआ? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही भाई। एनएमआर ये नहीं बताता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। एनएमआर बेसिकली क्या बताता है? इट डिटेक्ट्स, ये क्या बताता है? ये सर एरोमेटिक प्रोटॉन को बताता है। प्रोटॉन एरोमेटिक हो सकता है, ये जरूरी नहीं पूरा कंपाउंड भी एरोमेटिक हो। एक ही कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों बिहेवियर होते हैं, हो सकते हैं। तो फिर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। भी आगे हम लोग आपको दिखाएंगे ऐसे एग्जाम्पल भी। तो फिलहाल ये दो सबसे ज्यादा माने जाते हैं, लेकिन आजकल ये सब पुराने टेक्निक हो गए। NICS डेटा चलता है, ठीक, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो अब सब किससे बताते हैं? कंप्यूटेशनल डेटा। इसके बिना तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हर कंपाउंड स्टेबल नहीं होता ना एक्चुअली। और जो स्टेबल नहीं है तो उसको हम निकालेंगे कैसे? रिएक्शन तो तभी हम कराएंगे जब हम निकाल पाए कोई कंपाउंड का स्टेबिलिटी। लैब में रखा भी तो बहुत से कंपाउंड होते हैं जो इंटरमीडिएट है, उनको इंटरमीडिएट में भी एरोमेटिसिटी होती है, तो वो हम कैसे बताएंगे? समझ रहे हो? तो बहुत तरीके की एरोमेटिसिटी होती है कुल मिला के। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एरोमेटिसिटी हमेशा यही बात सही है कि वो NMR IR, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये टूल्स है हमारे बेसिकली। इनसे हम जनरली बता देते हैं, जनरली हम इनसे बताते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये हमारा सही है, हमेशा सही आए, ये कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखो। ठीक, अब सवाल उठता है एरोमेटिसिटी कितने टाइप की होती है भाई, है ना। तो देखो, टाइप्स ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं? ठीक, तो देखिए सर, एरोमेटिसिटी बहुत तरीके की होती है। बहुत तरीके का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा? देखो, जैसे NICS बेटा जी डेटा होता है कंप्यूटेशनल का, और ये सॉफ्टवेयर से होती है ना। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में जो लोग रिसर्च करते हैं वो एक बढ़िया रिसर्च है कि घर बैठे रिसर्च हो जाती है, उसमें लैब में जाने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास होने चाहिए। लेकिन NICS एक डेटा देता है। डेटा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसको कंफर्म माने, लेकिन
बहुत सी चीजें, जो चीजें एक्चुअली स्टेबल नहीं होती, वहां पे सिर्फ एक यही हमारे पास आइडिया होता है और हमारे पास कोई और आइडिया नहीं होता है, इसीलिए हम इसी को जनरली वहां पे क्या करते हैं, मान लिया जाता है। हमारे हमारे मतलब साइंटिस्ट लोग फिर इसी को मान लेते हैं, औरों को नहीं मानते। ठीक है, ये बात है। ठीक, चलिए अब देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं। एक्सआरडी से भी कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन एक्सआरडी भी जो है, देखो एक्सआरडी से भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक्सआरडी भी जो है ना, ये भी कंपाउंड का बहुत 100% डिसीजन नहीं देती है कि कंपाउंड एरोमेटिक ही है। एक्सआरडी से भी आप 100% नहीं बता सकते। अभी आगे हम दिखाएंगे एग्जाम्पल, तो आप समझ जाओगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखो, शुरू शुरू में क्या हुआ, सबसे पहले एरोमेटिसिटी को डिफाइन किया साइंटिस्ट ने, रॉबिन्सन ने। ठीक, रॉबिन्सन ने तो ये कहा था शुरू शुरू में, जो कंपाउंड एरोमेटिक सेक्सटेट को, सेक्सटेट होते हैं ना 6 इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं, बेंजीन की तरह हो, वो उन्होंने बात करी थी। तो वो सब पुरानी बात है, हम उससे मतलब नहीं रख रहे हैं। हमारा मतलब क्या है, एरोमेटिसिटी कितने टाइप की होती है। देखो, एक तो वही जिसे हम सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड सिंपल, जो हकेल वकेल को फॉलो करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, सब पढ़ेंगे। तीसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। फोर्थ होते हैं हमारे होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक। फिर होते हैं हमारे क्वैसी एरोमेटिक, क्वैसी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, इसके बाद कौन से हो गए, क्वैसी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, ये भी होते हैं। चलिए अब अगला देखो, और कौन कौन से होते हैं देखो। इसके बाद इधर इधर लिख देते हैं, बाई एरोमेटिसिटी, बाई एरोमेटिसिटी। फिर होता है सिग्मा एरोमेटिसिटी, सिग्मा एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक, एक होता है मोबियस एरोमेटिसिटी, मोबियस एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, स्पाइरो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, फिर एक होती है मेन ग्रुप एरोमेटिसिटी, इसको अलग से बात कर लो, कुछ कुछ बताऊंगा मैं आपको इसमें। मेन एरोमेटिसिटी, मेन ग्रुप एरोमेटिसिटी। फिर होती है एक बारी सिग्मा, सिग्मा लिख दी, सिग्मा हो गई। डबल एरोमेटिसिटी, डबल एरोमेटिसिटी। ठीक है, और स्फेरिकल नहीं लिखी, स्फेरिकल एरोमेटिसिटी। लो, और भी बहुत होती है, इतनी हमें लगता बहुत है। ठीक है, ये और भी बहुत होती है, वाई एरोमेटिसिटी, सिग्मा, मोबियस, इसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। सारे एक एक एग्जाम्पल तो सबका बता दूंगा, कुछ जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, ये सब पढ़ ले हमें। इसके बाद मोबियस पढ़ना है, मेन ग्रुप पढ़ाऊंगा, और स्फेरिकल भी पढ़ा सारे दूंगा। इतने पे फोकस आपको करना है मेनली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता हर एक का दूंगा आपको। देखिए सर, ऐसे ऐसे दिखाऊंगा, आप देखना आगे सबके जब एग्जाम्पल आएंगे तो। इतनी टाइप कभी सुनी भी नहीं कोई बात नहीं, भी तो बहुत हमने ईटीसी भी लिख दिया नीचे। देखो, चलो अब हम एक एक करके बात करेंगे इनकी। ये तो हो गया हमारा क्या क्या हो सकता है, मैंने तो वो बात करी अभी। ठीक, अब हमें एक एक करके सर शुरू करेंगे इनको। हमारा मेन फोकस तो पहले वही वाला है, सिंपल नॉर्मल एरोमेटिसिटी, क्योंकि उसी से हमारा वो बातें हैं, तो वो तो सब आप लोग जानते ही हो क्या है। बस मुझे मुझे आपको एग्जाम्पल्स बताने बहुत वैरायटी के, ताकि एग्जाम में एग्जाम्पल ही वही आ जाए जो तुम्हें पढ़ाया है। चलो सर, देखो अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या हम यूज करते हैं टेक्निक। सिंपल, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकली कैसे से पता लगाते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच जो है इसकी,
वो है वही सिंपल हक्केल अप्रोच। हक्केल रूल जिसे कहते हैं। तो क्या क्या होना चाहिए फॉर ए कंपाउंड, ये सब आप जानते हो, लेकिन चैप्टर है भाई, हमारा तो फर्ज है पूरा ही पढ़ा है। फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, शायद ही कोई होगा जिसको ये सब ना पता हो। तो फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इट मस्ट फॉलो, इसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। पहला बात साइक्लिक होना चाहिए, हक्केल की थ्योरी बता रहा हूं, प्लानर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हक्केल ने साइक्लिक वर्ड एक्चुअली नहीं बोला था, उसने पूरा वर्ड जो बोला था वो था मोनोसाइक्लिक। यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं, मोनोसाइक्लिक होना चाहिए। हक्केल ने सिर्फ एक रिंग वाले कंपाउंड की बात करी थी, जैसे नेफ्थलीन में 2 रिंग है, एंथ्रासीन में 3 रिंग है। हक्केल रूल इन पे नहीं लगता, हक्केल के हिसाब से ये सही नहीं है। हक्केल रूल सिर्फ याद रखो मोनोसाइक्लिक पे लगता है, एक बात। दूसरी बात और हक्केल ने कही थी, यहीं पे लिख देते हैं। दूसरी और बात है फॉर, और क्या लिखा था, सेकंड पीरियड एलिमेंट की उसने बात करी थी, सेकंड पीरियड एलिमेंट। उसने थर्ड पीरियड के एलिमेंट सल्फर फास्फोरस की बात नहीं करी, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करी थी। ठीक है, अब आप कहेंगे ऑर्गेनिक में तो हम कार्बन ही पढ़ते हैं यार, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का भी हो सकता है। मतलब देखो ऑक्सीजन जो होती है, आप सोचो, इधर बताऊं आपको अलग से एक्स्ट्रा, कभी सुना हो कि O2 जो गैस है इसको सॉलिडिफाई करो कूलिंग पर, तो ये O2 का डाइमर बन जाता है सर, सॉलिड ऑक्सीजन। और सॉलिड ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन करा लो तो O4 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 2+ बन जाता है, और ये पता साइक्लिक होता है, ये देखो। और अंदर इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हक्केल के हिसाब से क्या होता है, एरोमेटिक। देख रहे हो, तो यहाँ पे तो कार्बन ही नहीं है और फिर भी देखो एरोमेटिक है। सॉलिड ऑक्सीजन का ये जो डाई कैटायन है एरोमेटिक है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट पर ही चलेगा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। हालांकि हम आगे तो और पीरियड को भी देखेंगे, मोनोसाइक्लिक के अलावा भी देखेंगे, वो अलग बात है। सेकंड पॉइंट, इसने प्लेनर वर्ड भी नहीं कहा था, इसने कहा था प्लेनर और नियरली प्लेनर, नियरली प्लेनर। नियरली प्लेनर पर भी होता है, तो कोई आज तक हमें कोई ऐसा मिला नहीं अभी तक, बहुत जगह हमने पूछा लोगों से, बहुत एक एक मिला था, हाँ एक तो मिला था, कि जैसे फिनॉल है, फिनॉल में रेजोनेंस होती है खूब दबा के भाई, और आप किसी का भी, ये मैंने देखा बहुत लोग पढ़ाएंगे, लोग कहेंगे रेजोनेंस हो गई तो झड़ाक से आंसर लिख देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिख देंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन लोग लिख देते हैं यहाँ पे। और रीजन क्या देते हैं, देखो रीजन ये देते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन जो है सर वो हमारा डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो लोन पेयर जब डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया तो लोगों ने सर उसका आंसर दे दिया कि सर sp2 होना चाहिए, रेजोनेंस होने के लिए प्लानर होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं कि प्लानर होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया बात है भाई, प्लानर होना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। कौन सी किताब में लिखा है कि प्लानर होना चाहिए तभी रेजोनेंस होगा, ये लिखा है बुक्स में, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम बुक में ये लिखा है, लेकिन यहाँ तो बुक से आगे की पढ़ाई भी चल रही है भाई। ठीक है, बुक के आगे की पढ़ाई का मतलब क्या है, आप देखो, अगर हम इसे sp2 मान लें, हम आप ही की बात मानेंगे, अगर इसे हम क्या मान लें, sp2 मान लें, तो ये एंगल यहाँ कितना होना चाहिए, ये 120 से कम होना चाहिए। और देखो इसका एंगल पता कितना है, 110 के अराउंड लगभग एंगल है। अब बताओ यार, जब 110 का एंगल है तो कौन कमबख्त कहता है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अरे सर पक्की बात है, 100% sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये समझे नहीं समझे, 110 110 भाई किसका होता है, 109.5 होता है ना,
sp3 उसका, भाई sp3 का एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट का है, मतलब लगभग मान लो 109.5 डिग्री। और जरा इधर देखना सर, इतना ही तो है। तो कौन कह रहा है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? इसका मतलब ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, ये नियरली प्लेनर है सर। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा प्लेनर में ही होता है सर, नियरली प्लेनर। और अभी तो हम आगे तुमको दिखाएंगे नॉन प्लेनर में बना के दिखाएंगे एरोमेटिसिटी, देखना। एक्चुअली वर्ड एटम से लोग प्लेनरिटी देखते हैं, हमें एटम की प्लेनरिटी नहीं देखनी चाहिए। सच में हमें जो ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं वो प्लेनर या नियरली प्लेनर देखने हैं, ना कि ये सब। चलिए खैर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, ये तो खैर अब इतनी बातें हो गई, मैं एक एक को साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए कि आप समझते रहो, थोड़ा उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, वही कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन वो भी कैसा हो, फुल कॉन्जुगेशन, फुल्ली होना चाहिए। फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहने का मतलब है दैट इज साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि एक्चुअली में इनमें क्या होना चाहिए, साइक्लिक डीलोकलाइज्ड, इसको फॉलो करोगे तो ज्यादा अच्छा आएगा। साइक्लिक डीलोकलाइज्ड लूप होना चाहिए, लूप ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी लिख रहे हैं, अकेले ने तो पाई की बात करी थी, अभी हम लोग सिग्मा भी देखेंगे आगे, ठीक। तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन क्या होना चाहिए, लूप का पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ये होना चाहिए। अब लूप क्या होता है हम दिखाएंगे आपको। और थर्ड पॉइंट, वही लास्ट पॉइंट आपका जो है, अब इसी को आप क्या कहते हो, रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस तो वर्ड ही गलत है। नेक्स्ट देखो, और क्या होना चाहिए, कंपाउंड को फॉलो करना चाहिए लास्ट में वही हक्केल रूल। हक्केल रूल क्या भाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, वो सब आप जानते ही हो, जहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 कंप्लीट नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड इनको फॉलो करे, हक्केल कहता है वो एरोमेटिक होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक, अभी तो हम इसी पे फोकस करेंगे। दूसरा भी बता दे लगे यार, दूसरा है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का कंसेप्ट दिया था ब्रेसलो ने। तो ब्रेसलो एंटी एरोमेटिसिटी, पहले इनके कंसेप्ट यही लिख लें ताकि जो है, फ्रॉस्ट सर्किल डायग्राम पढ़े आप लोगों ने कभी? देखो, ब्रेसलो एंटी में पहला पॉइंट वही, दूसरा पॉइंट वही, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि 4n फॉलो होना चाहिए यहाँ पे। बस ये पॉइंट तो सेम है इनके, फर्क क्या है कि यहाँ पे 4n रूल फॉलो होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक वर्ड जो है बेटा जी ब्रेसलो साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, इतना फर्क है। और तीसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या होगा यार, जो ना एरोमेटिक हो, नेदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। लेकिन बट साइक्लिक होने चाहिए, बट साइक्लिक होने चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक। चलिए, क्वेसी एरोमेटिक क्या होता है, ये सब छोटे छोटे टर्म है, बीच बीच में आते रहेंगे एग्जाम्पल, वहीं पे बताते रहेंगे आपको।
क्वेसी एरोमेटिक क्या होता है? ये आयंस में एरोमेटिक कंपाउंड जो कि कैसे हो, आयनिक स्टेट में हो, जो आयनिक स्टेट में होंगे, चार्ज होना चाहिए, है ना, वो हमारे क्या कहलाएंगे? क्वेसी एरोमेटिक कहलाएंगे। अभी तो इन्हीं चार की जरूरत है हमें, होमो और उसकी बात हम बाद में करेंगे। चलो अब हम एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। एंटी एरोमेटिक की बात करेंगे हम, ठीक है। एंटी एरोमेटिक की हमें बात करनी पड़ेगी, तभी बात आपके समझ में भी आएगी। चलो फिलहाल तो पहले हम एक एक करके बात करेंगे। देखो, जैसे मैं पूछूं एंटी एरोमेटिक, तो आप जानते ही हो क्या है, हमने लिख दिया। एरोमेटिक भी आप जानते हो क्या है, वो भी मैंने लिख दिया। आपसे कहूं जैसे शुरू शुरू में क्या हुआ, देखना, एग्जाम्पल से ही बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से। तो पहले हम बात करते हैं, चलो, 3 मेंबर्ड रिंग्स की। 3 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक। तो 3 मेंबर्ड रिंग का एक एक करके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये आ गया, अब यहाँ पे क्या है, देखो ये sp3 है, ये सब आपको पता है, लेकिन मेरा फर्ज है बताना। नो कंजुगेशन, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, फुल कंजुगेशन होना चाहिए, इसलिए ये हमारा क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक। पहला एग्जाम्पल। अब यहीं पर आप क्या करो, इसको प्लस कर दो। प्लस करने का मतलब देखो डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये प्लस यहाँ आ गया, फिर इसको यहाँ रोटेट कर दो, ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक। ये यहाँ आ गया प्लस, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये देखो हमारा हाइब्रिड बनाते हैं, जहां भी डीलोकलाइजेशन होता है वहां हम क्या बनाते हैं, हाइब्रिड। तो उस हाइब्रिड में देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इन तीनों कार्बन पे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये जो डैश डैश बना रहे हैं, इसी हाइब्रिड के इस डैश डैश को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक लूप। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कह लो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कह लो। और ये n इक्वल्स टू अगर 0 रख दो तो 4n प्लस 2 में 4 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, इसलिए ये कंपाउंड हमारा कैसा है, एरोमेटिक है। यहाँ पे क्या है, देखो ये सिस्टम में तीनों एटम एक ही प्लेन में भी है, ये कैसा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, ये सब तो आप जानते ही हो, ठीक। साइक्लिक है, प्लेनर है, जो भी बातें हैं वो सब है, डीलोकलाइजेशन। चलो अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, इसको देखो, माइनस चार्ज कर दो, तो ये यहाँ आया, ये आया। अब देखो ऐसे ही तो पढ़ा रहे हैं, सारी दुनिया ऐसे ही पढ़ा रही है, हम भी ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं कि ऐसे घुमाओ, सारी बुक्स में ही ऐसा लिखा है। कमबख्त बुक्स वाले पूरी बात नहीं लिखते हैं, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, तब पता चलता है। तो इनके हिसाब से तो सर ये घूम रहा है, तो यहाँ पे साइक्लिक लूप में कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए n इक्वल्स टू 1 रखें तो ये 4n फॉलो करेगा। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। और मजेदार बात यह है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, एंटी एरोमेटिक ये वाला जो कंपाउंड है, सर आज तक तो डिस्कवर हुआ नहीं, ये कंपाउंड ही डिस्कवर नहीं है, बुक्स में दिया, ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। ये एक्चुअली क्या है, ट्रांजिशन स्टेट्स है, ये इंटरमीडिएट भी नहीं। ये वाला तो डिस्कवर है, एरोमेटिक वाला स्टेबल होता है, तो वो आपका डिस्कवर है, मिल जाएगा। लेकिन ये जो एंटी एरोमेटिक पढ़ा रहे हैं ना हम, बुक्स में दिया, हम भी पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में भी आता है, एक्चुअली में ये डिस्कवर नहीं हुआ आज तक। चलो खैर, नहीं है तो क्या करें, जो है तो है। इसको देखो, फोर्थ पॉइंट देखो, अब देखना, अब ये बड़ा मजेदार है। यहाँ पे है फ्री आए, फ्री रेडिकल, ये कौन सा है, फ्री रेडिकल, ये है ना। अब फ्री रेडिकल में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, फ्री रेडिकल sp3 है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक,
भाई रेजोनेंस वेजोनेंस का तो कोई कंसेप्ट है नहीं, तो नॉन एरोमेटिक होगा। अब यहाँ सिस्टम में ध्यान रखना, ये नॉन एरोमेटिक है, ये sp3 है। sp2 अगर होता तो कुछ होता, कैसे वो अभी हम आगे दिखाएंगे आपको। sp2 वाले पे कैसे होगा वो अभी आगे दिखाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल आएंगे अभी नीचे। तो फिलहाल यहाँ देखो, अब जरा इसको देखो, ये वाले है बढ़िया एग्जाम्पल, ये बहुत बढ़िया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था ना इस ऑर्बिटल में, अब की दो दिखा, ठीक है ना। ये तो ये क्या हुआ भाई, ये हुआ, इसका मतलब सिंगलेट कार्बीन। कार्बीन क्या होता है, दो और इलेक्ट्रॉन ना एक ऑर्बिटल में हो जाए तो सिंगलेट कार्बीन कहते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज होती है। अब सिंगलेट कार्बीन पर ये हमारा सिस्टम कैसा होगा, सिंगलेट कार्बीन ये हमारा कैसा होगा। देखो सर ध्यान से समझना, एक्चुअली में सिंगलेट कार्बीन जो होता है, इस पर आपको पता हो नहीं पता है तो अभी बताए दे रहे हैं फिलहाल, जीओसी में इनकी स्ट्रक्चर भी बताएंगे। सिंगलेट कार्बीन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, दो कार्बीन होती है सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, और जो ट्रिपलेट कार्बीन होती हैं वो दोनों हाइब्रिडाइजेशन में होती है, sp में भी होती हैं और sp2 में भी होती है, उनमें दोनों हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। कौन सा होगा वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर पे, लेकिन सिंगलेट हमेशा sp2 में होती है, ट्रिपलेट आपकी sp और sp2 दोनों में हो सकती है। तो देखो अगर सिंगलेट कार्बीन आपको याद हो, हम लोग ऐसे बनाते थे, कभी आपको याद हो, ये sp2 हो गया, और एक ऑर्बिटल इसमें ये 2pz परपेंडिकुलर कैसा होता है, एम्प्टी होता है। सेम चीज यहाँ देखना, सेम चीज यहाँ भी है, देखो ध्यान से, यही तो है ना। तो सर अब देखना जरा, मैं इसको बनाने जा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कैसे है सिंगलेट कार्बन। देखो ये तो डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हमने दिखा दिया, इन डबल बॉन्ड में ही तो बॉन्डिंग थी, ठीक, ये हो रही बॉन्डिंग। और सिंगलेट में क्या है देखो, ये वाला sp2 तो प्लेन में हो गया, ये कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं ना, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। और 2pz कैसा होता है, परपेंडिकुलर, ये हमारा आ गया कौन, 2pz जो कि एम्प्टी है और परपेंडिकुलर है। और इधर ये हमारा प्लेन में कौन है, sp2 ऑर्बिटल, जिसके अंदर यही लोन पेयर है। तो अब देखो ये ऐसे भी घूम सकते, प्लेन में ही तो घूम रहा है देखो, और लूप बना लेगा ये इस तरीके से, इस तरीके से क्या बना लेगा, ये लूप आपका बना लेगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इसका हाइब्रिड ये बन जाएगा। ऑर्बिटल खाली मिल गया तो क्या दिक्कत है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दो ही तो घूम रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये आपके sp2। तो इसका अंदर कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लेनर सिस्टम, इसीलिए कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो ये वाली सिंगलेट कार्बीन कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। ये वाला समझे एग्जाम्पल, सब लोग नहीं समझे, बोलिए सर। अरे हाँ नो तो लिख दो यार, लगे तो इंसानों को पढ़ा रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो, सिंगलेट कार्बीन में बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या है, एक कार्बन इसमें 2pz पर खाली रहता है, 2pz जो है ऑर्बिटल इसमें खाली रहता है, ठीक है, कार्बन पर, और वो परपेंडिकुलर होता है ट्राइगोनल प्लेनर में। और जो रेजोनेंस होती है, डीलोकलाइजेशन, आप लोग को चूंकि इतना पता है वो सब मैंने इसलिए नहीं बताया, वो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स में होती है। तो इसलिए क्या होगा कि वो एम्प्टी ऑर्बिटल, ये वाला जो एम्प्टी था, और ये तो पाई बॉन्ड था ही, ये सब एक प्लेन में है, तो इसलिए आपस में क्या कर लेंगे, ये यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे। और जब डीलोकलाइजेशन होगा सर यहाँ पे, ये ऐसे हो गया भाई, ये डीलोकलाइजेशन यहाँ, ये हो रहा नहीं हो रहा है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों डीलोकलाइजेशन हो जाएंगे इसमें। साइक्लिक लूप बनना चाहिए, मैंने यही तो कहा आपसे डीलोकलाइजेशन में, तो ये देखो ऊपर और नीचे साइक्लिक लूप बन गया ये ऐसे। तो इसका मतलब साइक्लिक लूप बन गया, और साइक्लिक लूप में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हमारे, साइक्लिक लूप में हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइक्लिक लूप में हमारे कितने, दो इलेक्ट्रॉन है। तो दो इलेक्ट्रॉन है तो हकेल रूल n=0 रख दो तो फॉलो कर जाएगा। इसका मतलब सर ये कंपाउंड जो कार्बीन फॉर्म में है कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, सिंगलेट कार्बीन।
अब यही बात ट्रिपलेट कार्बीन की अगर करें तो ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है, 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये ट्रिपलेट है, ठीक, ये ट्रिपलेट कार्बीन है यहाँ पे। अब ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, एक तो होगा sp2 में और एक होगा 2pz में। तो जब डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन तो यहाँ भी हो जाएगा, है ना, ये ध्यान से देखो, ये sp2 में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन के हो गए और एक इसका, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये कैसा होगा, ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक, तो एक नॉन एरोमेटिक, ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे। ये 3 वाला कंसेप्ट समझे नहीं समझे, अरे कुछ तो हाँ हूं बोलो यार, 3 वाला समझे, ठीक है ना, देखो, चलो समझ गया तो बड़ी खुशी की बात है। देखो एक बारी क्या कह रहा हूं, नेक्स्ट देखो, अब रिंग में कोई भी आइटम हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे ये है देखो, एजिरेडाइन, तो एजिरेडाइन में क्या देखो, ये लोन पेयर है, ये अपना घूम रहा है, ठीक है भाई, इधर आ रहा है ना, तो इसका मतलब कितने, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व, यहाँ पे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये कैसा हुआ, एंटी एरोमेटिक, इसीलिए कंपाउंड भी हाईली अनस्टेबल है, जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब ट्रांजिशन स्टेट के एग्जाम्पल है, ठीक। यहां देखो, इसको देखो, अब यही सिस्टम है, देखो NH है, इसी को सर आप क्या करिए, एक H प्लस दे दो, एसिड दे दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये रह जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, अभी ट्रिपलेट फिर से बता देते हैं, देखो, तो अब ये सिस्टम ये बन गया, अब इसमें जब ये बन गया तो देखो लोन पेयर खत्म हो गया और नाइट्रोजन पे कोई खाली ऑर्बिटल तो है नहीं, तो पहली बात तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन पे ऑर्बिटल ही नहीं बचा तो नो डीलोकलाइजेशन, यहाँ तो डीलोकलाइजेशन होगा ही नहीं, ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा, इसलिए अब ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। अब देखो, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, स्टेबिलिटी की, तो इन जनरल देखो, एरोमेटिक सबसे स्टेबल, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और उससे कम एंटी एरोमेटिक, बाकियों को बाद में बताएंगे, अरेंज करेंगे ऑर्डर। तो ये सिस्टम हमारा कैसा था, एंटी एरोमेटिक था, और क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक, यानी स्टेबलाइज हो रहा है, यानी इसलिए ये प्रोसेस जो हो रही है, इससे क्या मिल रही है सिस्टम को, ये एंटी एरोमेटिक थे साहब, ए लिख दे रहा हूं, और H प्लस मिल गया इन्हें, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक सिस्टम क्या है, पहले से ज्यादा स्टेबल है, ये नॉन एरोमेटिक, तो इसलिए क्या है, मोर स्टेबल है, और जब मोर स्टेबल है तो रिएक्शन आसानी से होगी, रिएक्शन आसानी से होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, फास्ट होने का मतलब नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया ना, तो इसलिए क्या होगा, अ गुड बेस, ये क्या होगा, बहुत अच्छा बेस है, लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा। एरोमेटिक बेटा जी, 2 इलेक्ट्रॉन होने से एरोमेटिक थोड़ा ही ना होगा, आपको लग रहा है ये एरोमेटिक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने से एरोमेटिक नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइजेशन भी तो करें, घूमे भी तो, नाइट्रोजन पे कोई खाली ऑर्बिटल नहीं, यहाँ पे क्या है, देयर इज नो ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल जो काय में हो, इन प्लेन में, फॉर डीलोकलाइजेशन के लिए, पाई ऑर्बिट लोन पेयर होता तो वो चलो उस प्लेन में हो जाता, तो कहाँ चला जाएगा, है ही नहीं, तो करेगा कैसे। ये जो नाइट्रोजन था एक्चुअली ये sp2 था अभी, और जब यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया तो अब ये नाइट्रोजन हो गया sp3, तो प्लेन में ही नहीं रहा, तो प्लेन में ही नहीं रहा तो होने का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन पे एरोमेटिक हो जाता, लेकिन प्लेनर तो हो,
वो तो नाइट्रोजन sp3 हो गया, इस वजह से ऐसा। अब आई बात समझ में? देखो ट्रिपलेट कार्बीन में मैं ये कह रहा था, यहाँ देखो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन sp2 में, sp2 का मतलब तो उसी प्लेन में हो गया, और ये 2p z ऑर्बिटल है, ये मतलब ऐसे हो गया। देखो ये 2p z ऑर्बिटल ये हो गया परपेंडिकुलर ऑर्बिटल, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या हुई, देखो ये ऐसे हो गया। देखना ये तुम्हारे हो गए ऑर्बिटल, तो ये वाले तो हो गए पाई वाले, ये हो गए पाई बॉन्ड के, और ये हमारा कौन सा है 2pz, जिसके अंदर क्या है एक इलेक्ट्रॉन है उसी प्लेन में, तो इसका मतलब ये ऐसे हो गया। आई बात समझ में? ये ऐसे हो गया, और ऐसे होने का मतलब कितने हो गए इसके पास, 3 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए क्योंकि एक उसमें था और 2 इस पाई के, तो 3 घूम रहे, 3 में ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, तो नॉन एरोमेटिक होगा। बताओ भाई, इतना समझे नहीं समझे? इतना समझे सब लोग? जल्दी बोलो फटाफट। चलिए, तो ये हो गए हमारे 3 एटम रिंग वाले रिंग का एग्जाम्पल। एक दो और बताता हूँ आपको, देखो पहले 3 एटम वाले सब फिनिश करें। अभी तो 8 एग्जाम्पल हुए 3 एटम वाले, 9। देखो इसको, देखो यहाँ पे नाइट ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है, तो ये अंदर जाएगा तो कैसा एंटी एरोमेटिक, अब तो सीधा ही लिख दे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, एक लोन पेयर के जोड़ लो 2 ये, तो एंटी एरोमेटिक। एक लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 पाई के, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? चलो इसको देखो, जैसे बोरॉन लगा दो यहाँ पे। अब बोरॉन पे क्या है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक 2pz है, लेकिन वो कैसा है, एम्प्टी है। ठीक, बोरॉन पे अगर 3 बॉन्ड दिखे तो 99% उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसलिए यहाँ पे डीलोकलाइजेशन तो हो जाएगा बेटा, डीलोकलाइजेशन तो हो जाएगा। ये देखो इसका ऑर्बिटल, ये इनके ऑर्बिटल, हाइड्रोजन अपना लगा है, चलो उसे हम दिखा दे रहे हैं ऐसे ही, तो डीलोकलाइजेशन तो यहाँ हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन इस डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 ही तो इन्वॉल्व होंगे इसमें, इसलिए ये कैसा होगा, एरोमेटिक। चलो ये तो बढ़िया बात हो गई, स्टेबल हो गया। बोलो ये वाला समझे, बोरॉन वाला? तो ये सारे हो गए आपके 3 मेंबर्ड के 10 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। ठीक, चलिए अब आ जाओ 4 मेंबर्ड रिंग्स की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर और दे दो, 2 मिनट, फिर छोड़ देंगे। 4 मेंबर्ड, चलो 4 मेंबर्ड के चलो कल ही बताऊंगा, कोई बात नहीं। एक बात देखो, मैं क्या कह रहा था, भूख लग रही है खाना खा लो, कोई बात नहीं, छोड़ रहे हैं, 2 मिनट ले रहे हैं। एक बात है, कल क्लास 8 बजे होगी, मैंने सुबह बताया है, कल 2 टाइम क्लास है, याद रखना। टुमारो दोनों टाइम सबको करने की जरूरत नहीं है, अपने मर्जी से है। एक तो 8 AM से है, 8 AM से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे किसके, पेरीसाइक्लिक के, जिन्होंने कर लिए वही लोग ज्वाइन कर लेना। दूसरा जो है ये शाम वाली होगी 9 to 10 PM, ये वाली में एरोमेटिक पढ़ा रहे, वही एरोमेटिक पढ़ाएंगे। ठीक, ये 2 दिन मैं ये करा दूं ना, प्रीवियस ईयर कल भी कराऊंगा, परसों भी सुबह क्लास दूंगा, उसके लिए एक्स्ट्रा ही लगाना पड़ेगी, क्योंकि वरना ये क्लास के शेड्यूल गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक, तो कल मिलते हैं बेटा जी हम लोग इसके लिए। ओके, कोई डाउट हो